चलो जी, फिर वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में। अब देखो, वैसे सुनने में बड़ा मतलब आसान सा लग रहा है कि सब्जेक्ट ये तो हमको आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखोगे तो। ठीक है, तो हम वन बाय वन बेसिक से एडवांस तक इनकी बातें करते चलेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये वर्ब चैप्टर नहीं है, वर्ब का बस ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब अभी हम सीख के आए थे। वर्ब होता क्या था कि कोई एक्शन बताने वाला शब्द या कोई स्टेट बताने वाला जो शब्द होता था वो हमारा वर्ब होता था, है ना। अब वर्ब को आपको ना वर्ब के चार्ट के थ्रू समझना है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो वर्ब की दो कैटेगरीज हैं, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी आपकी मेन वर्ब है। ये दो कैटेगरीज हैं। हेल्पिंग वर्ब की भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स हैं। और प्राइमरी वर्ब्स की भी तीन कैटेगरीज हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब बी की फॉर्म होती है। और आपकी हैव की फॉर्म क्या होती है, हैज, हैव, हैड, ये आपकी किसकी फॉर्म है, हैव की। और डू वाली फॉर्म जो आपकी है, डू, डज, डिड। ठीक है जी। उसके बाद मॉडल वर्ब्स आती हैं। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं 13 होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, यूज टू, डेयर, नीड, और टू, मस्ट। 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो ये दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरीज हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। फिर आती है मेन वर्ब। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई एक्शन का होना, जब हम जनरली बोलते हैं तो वो मेन वर्ब ही होता है। ठीक है, खेलना, कूदना, चलना, बोलना, दौड़ना, गाना, नहाना या कोई भी काम करना, वो मेन वर्ब ही होता है। उसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग एडवांस वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। कौन सी, एडवांस वर्ब्स। फाइनाइट की दो कैटेगरीज हैं, पहली ट्रांजिटिव है, दूसरी इंट्रांजिटिव है। और नॉन फाइनाइट की तीन कैटेगरीज हैं। हम लोग ये सुनते हैं, बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ये, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। स्कूल लेवल पे हमको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, लेकिन अभी कंपटीशन में आप आए हैं तो यहाँ आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जनरली भी इंग्लिश अच्छी कर रहे हैं तो पता होने चाहिए ये होता क्या है, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, अब ये चार्ट दिखाया मैंने आपको। इस चार्ट में ऐसा नहीं है कि मैं वन बाय वन सबके बारे में बात कर रहा हूँ, अभी वो मैं वर्ब चैप्टर में ही करूँगा। अभी वर्ब से रिलेटेड आप मोटी मोटी बातें जान रहे हैं, तो एक तो ये चार्ट सीखना था आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये सीखनी है, मतलब सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। कि बिना मेन वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस है तो उसके अंदर मेन वर्ब होगा ही होगा। कैसे जी, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेंगे कि अगर आपने किसी भी शब्द को मेन वर्ब कह दिया, अगर आपने किसी भी शब्द को मेन वर्ब कह दिया तो मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, तो इन 5 में से कोई ना कोई एक फॉर्म में वो ज़रूर होगी। या तो वो फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में। जनरली हमने स्कूल लेवल तक 3 ही वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी होती है, लेकिन V4 V5 भी होती है। V4 ING वाली होती है, V5 आपकी S या ES वाली होती है। इनके नाम जानने हैं तो आप जान लो। V1 आपकी बेस फॉर्म होती है, V5 भी आपकी बेस फॉर्म होती है, बट जो V1 होती है वो नेचुरल फॉर्म होती है और वो प्लूरल होती है, लेकिन जैसे ही उसमें S या ES लगाते हैं वो बेस फॉर्म ही होती है, लेकिन वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये इनके नाम होते हैं इन वर्ब की फॉर्म्स के, लेकिन नाम से कुछ लेना देना है ही नहीं। नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम, फंक्शन, क्योंकि फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं ना। तो दो बातें हमने सीखी। पहली बात कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, और अगर किसी भी शब्द को आपने मेन वर्ब कह दिया तो वो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म में ज़रूर होगा। ठीक है जी, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, मुझे बताइए इन सारे सेंटेंसेस में से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन कौन सी है। चलिए ट्राई मार लिया, आ जाओ जी। सबसे पहले शी राइट्स अ लेटर। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको है, थोड़ी बहुत नॉर्मल आप लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको भी मैं धीरे धीरे करके आने वाले चैप्टर में और डिटेल में जाके क्लैरिफाई कर दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। क्लियर, शी राइट्स अ लेटर, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि राइट्स जो है यहाँ पे हमारी वर्ब है ये। ठीक है, क्यों, एक्शन बताने वाला शब्द है, वो क्या करती है, वो लेटर को लिखती है, तो लिखना मतलब एक्शन, तो एक्शन हो रहा है तो आपका ये वर्ब है। क्लियर, और मेन वर्ब है, यस और नो, क्योंकि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। फिर उसने कहा वो
हॉकी खेला, उसने हॉकी खेला, तो ही प्लेड हॉकी, खेलना एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और कही थी कि अगर आप किसी भी वर्ड को मेन वर्ब कह रहे हो तो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म जरूर होगा। तो इसमें एस या ईएस लगा पड़ा है, तो ये आपकी 5th फॉर्म है और ये वर्ब की 2nd फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले की 2nd और 3rd फॉर्म सेम होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद 3rd फॉर्म नहीं आ सकती है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद 2nd फॉर्म ही होती है, ठीक है, 3rd फॉर्म तुरंत बाद नहीं होती है। तो ये 2nd फॉर्म है मेन वर्ब की। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे आई एम गोइंग टू शिमला में जो एम आपको दिखाई दे रहा है, एम हेल्पिंग वर्ब है, अभी हमने चार्ट में देखा था, और गोइंग आपकी मेन वर्ब है। सिमिलरली ही इज गोइंग टू शिमला में इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी बेटा मेन वर्ब है। दे हैव गोन टू शिमला में हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जो गोन है बच्चे वो आपकी मेन वर्ब है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो ये 4th फॉर्म है आईएनजी वाली, ये आपकी आईएनजी वाली फिर से 4th फॉर्म है, और ये वर्ब की आपकी 3rd फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, गो, वेंट, गोन, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने बारीकी से ये चीज़ नोट करी कि जो ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है लेकिन मेन वर्ब है, और नीचे वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि पांचों के पांचों सेंटेंस में कॉमन है, और वो है मेन वर्ब। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन सकता है लेकिन मेन वर्ब के बिना नहीं। तो पहले 2 सेंटेंसेस में सिर्फ मेन वर्ब है, और दूसरे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों है। तो मेन वर्ब होनी ही चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आए चाहे ना आए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस में मेन वर्ब होनी ही चाहिए। तो यहाँ तक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इतनी बेसिक बात क्यों बता रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? तो बेटा इसके पीछे बहुत भयंकर और बहुत तगड़े लेवल का कारण है, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए सामने आपके आगे है, ये कुछ 3 सेंटेंस है, इन पे एक बार नज़र डालो जल्दी से, जल्दी नज़र डालो। आई एम एन आर्किटेक्ट, शी वॉज अ डांसर, और शी हैज़ अ ब्यूटीफुल होम। सबसे पहली बात, क्या एम यहाँ पे आपको वर्ब दिखाई दे रही है, इधर आपको वॉज दिखाई दे रही है, इधर हैज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्किटेक्ट तो नाउन है, एन आया हुआ है, डांसर भी नाउन है, ए आया हुआ है, और अ ब्यूटीफुल होम में ये अ आया हुआ है होम के लिए, तो ये नाउन है। कैसा होम? ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव है। तो वर्ब तो हमको एम, वॉज और हैज़ दिखाई दे रही है। और अभी जब हम चार्ट देख के आए थे तो हमने क्या चीज़ जानी थी कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब के सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और बचपन से हम लोगों को पता होता है कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं। तो बच्चे इन सेंटेंसेस में भी इनको हेल्पिंग वर्ब ही मान लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कहाँ है? क्योंकि मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता ना। हेल्पिंग वर्ब का तो काम ही यही है कि मेन वर्ब के साथ जुड़कर मेन वर्ब की हेल्प करना, तभी उनका नाम है हेल्पिंग वर्ब, या इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, कुछ किताबों में ये नाम भी होता है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है? और अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कैसे बन गया, वो कैसे कंस्ट्रक्ट हो गया? बात समझ में आई? क्योंकि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। तो यहाँ मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ, और वो राज की बात ये है कि जितनी भी आपकी बी की फॉर्म होती है, बी की कौन सी फॉर्म है? बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। जितनी भी बी की फॉर्म है और जितनी भी आपकी हैव की फॉर्म होती है बेटा, या जितनी भी आपकी डू की फॉर्म होती है, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ड्यूल फंक्शन करती है। ड्यूल फंक्शन करने का मतलब है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती हैं। ये बात बच्चों को नहीं पता होती। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अगर इनके साथ और कोई वर्ब आई हुई है तो ऑफ कोर्स वो मेन वर्ब होगी और साथ में इनकी ये क्या बन के आई होंगी? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर ये इकलौती आई होंगी, इनके साथ और कोई वर्ब नहीं होंगी, तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही होंगी। जैसे कि अगर आप इस सेंटेंस में देखो, आई एम एन आर्किटेक्ट, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, इकलौती आई हुई है, साथ में और कोई वर्ब तो नहीं आई हुई है क्योंकि आर्किटेक्ट तो नाउन है, समझे। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखेंगे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन हो रहा है, तो अगर ध्यान से देखेंगे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग आपकी मेन वर्ब है। और मैंने कहा था किसी भी शब्द को जब आप मेन वर्ब बोलते हैं तो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म वो जरूर होता है। तो टीचिंग देखिए ना, वर्ब की 4th फॉर्म है। टीच, टोट, टोट, टीचिंग, टीचेस, 5 फॉर्म बन गई ना। तो ये कौन सी फॉर्म है? 4th फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम लोग कहते हैं। नाम के चक्कर में मत पड़िए आप,
आप मुद्दा समझिए। टीचिंग मेन वर्ब है तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इकलौती आई हुई है, अकेले आई हुई है, किसी के साथ नहीं आई है, तो यहाँ पे ये बी की फॉर्म जो खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी शी वॉज द डांसर में वॉज इकलौता आया हुआ है तो ये मेन वर्ब है, और शी हैज़ अ ब्यूटीफुल होम में ये इकलौता आया हुआ है तो ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ वॉज इकलौता नहीं आया जैसे कि यहाँ आया था, यहाँ पे डांसिंग के साथ आया है, तो यहाँ पे ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप देखेंगे ईट, एट, ईटन, अगर देखेंगे ये आपकी मेन वर्ब है और ये फिर आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। किसी भी शब्द को मेन वर्ब बोल रहे हैं तो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म ज़रूर होगी, तो डांसिंग आपकी वर्ब की 4th फॉर्म है और ईटन आपकी वर्ब की 3rd फॉर्म है, जिसे हम ईट, एट, ईटन कहते हैं, बोलो। हाँ, पॉइंट नंबर 1। लेकिन यहाँ पे तो इकलौती आई थी तो यहाँ तो ये मेन वर्ब होगी, लेकिन बात यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। कौन सी बात? कि अगर आप किसी भी शब्द को मेन वर्ब कह रहे हैं, अगर आप किसी भी शब्द को मेन वर्ब कह रहे हैं तो वो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म ज़रूर होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म मेन वर्ब का काम करते हैं, जब भी बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म मेन वर्ब का काम करते हैं तो उसकी 5 फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत होगी। सबसे पहली फॉर्म बी एम आर, कैसी फॉर्म होगी भाई? बी एम आर फर्स्ट फॉर्म होगी, वॉज वर सेकेंड फॉर्म होगी और बीन आपकी 3rd फॉर्म होगी। ये बी की बात हो रही है सबसे पहले, ठीक है। बचपन में पढ़ते हैं, आपको याद आ रहा होगा, बी वॉज बीन, टीचर भी रटवाता था, बी वॉज बीन, है जैसे बीन ही बजा रहे हैं। खैर, बी वॉज बीन, तो थोड़ा सा हमने इलाबरेट कर दिया। बी एम आर फर्स्ट है, वॉज वर सेकेंड है, बीन 3rd है, 4th होती है आपकी आई एन जी वाली फॉर्म, तो ये बीइंग होगी, उसी में आई एन जी लगा दिया। 5th होती है एस या ई एस वाली फॉर्म, तो हमने इस लगा दिया। कुछ बच्चे V3 तक ही पढ़ते हैं, मैंने टीचर्स को भी देखा है, कुछ टीचर्स V3 तक पढ़ाते हैं, कुछ V4 तक भी पढ़ाते हैं, तो सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, मेथड है, लेकिन सबका पर्पज़ यही है कि सामने वाले को इंग्लिश सिखाना। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सर ये V4 और V5 कहाँ से कैसे बन के आ रहे हैं। कुछ लोग इनको V1 ING कहना प्रेफर करते हैं, लेकिन V4 कहना प्रेफर नहीं करते, मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ किताबों में भी है बल्कि ऐसा कि एस या ई एस कहना प्रेफर करेंगे वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म, लेकिन V5 कहना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाम देने से बच्चे के लिए थोड़ा ये और कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि 3 तो उसको पता ही होती हैं, तो वो लिस्ट में थोड़ा सा और आगे खींच दो तो उसके लिए याद करना, समझ पाना आसान हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी भाई आर्ट ऑफ टीचिंग है, ठीक है। सिखा आपको वही अंग्रेजी ही रहे हैं सब, तो डाउट में नहीं रहना है आपने, क्लियर। अब ये मेन वर्ब है तो मैंने वही वाली बात बोली। अच्छा, ये बी की फॉर्म थी सारी की सारी, हैव वाली देखेंगे आप, ये हैव की फॉर्म है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ठीक है जी। और डू की फॉर्म कौन सी है? डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये अगर मेन वर्ब है, इकलौती आई हो, तो कोई ना कोई फॉर्म तो होगी। बिल्कुल सही, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि किसी भी शब्द को आप मेन वर्ब बोल रहे हो तो कोई ना कोई फॉर्म तो होगी। वो इकलौती आई हुई है तो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकेंड फॉर्म है। तो ये भी इकलौती आई हुई है तो ये मेन वर्ब है, कौन सी फॉर्म है? हैज़, ये वर्ब की 5th फॉर्म है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, हमारे घर का हेड जनरली कौन है? या तो मम्मी है या तो पापा है। मान लेते हैं कि पापा हेड है ना, पैट्रियार्की रूल्स हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैट्रियार्की ने भी झंडे गाड़े हुए हैं, लेकिन पैट्रियार्की रूल्स, पैट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेंट कल्चर, ठीक है। और मान लेते हैं 1% के लिए कि घर के हेड जो है पापा है, सब कुछ पापा चलाते हैं। किसी कारणवश पापा घर से बाहर चले जाएं तो घर का हेड बन जाती है फिर मम्मी, लेकिन कोई ना कोई तो बनता ही है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर ऑलरेडी मेन वर्ब है तो ये तो बन के आती हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर ऑलरेडी मुखिया है तो ये बन के आती हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं है, इकलौती आई हुई है, तो फिर इन्हीं को ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, इन्हीं को मेन वर्ब बनना पड़ेगा, क्योंकि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, इसलिए इनको मेन वर्ब की तरह एक्ट करना ही पड़ता है। आई होप पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस ला रहा हूँ जिसमें आपने बताना है कि कौन सी वाली हेल्पिंग और कौन सी वाली मेन है। जल्दी से बताएंगे, शुरू हो जाओ। दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ, दे हैव मेड अ प्रोटोटाइप। अगर आप देखेंगे सिर्फ अकेला आया हुआ है तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ मेड वर्ब की 3rd फॉर्म भी है, मेक, मेड, मेड है ना, 3rd फॉर्म है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से
ये ऊपर मेन वर्ब है। अच्छा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, हैव, हैड, हैड। ठीक है जी, चले, फर्स्ट फॉर्म है ना, हैव, हैड, हैड। शी डिड हर जॉब सक्सेसफुली, शी डिड नॉट डू हर वर्क। अगर देखेंगे डिड यहाँ इकलौता आया हुआ है, लेकिन यहाँ डिड इकलौता नहीं आया, डू के साथ आया है। तो ऑफ कोर्स आगे वाली आपकी मेन वर्ब है, पहले वाली मदद करने वाली होती है, हेल्पिंग है, लेकिन ऊपर इकलौती आई हुई है तो बेटा मेन वर्ब है। दूसरा पॉइंट ये कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू, डिड, डन, है ना, ये वाली फर्स्ट फॉर्म है। ये मेन वर्ब है, ये मदद करने वाली हेल्पिंग है, लेकिन ये इकलौती आई हुई है तो मेन वर्ब है। तो लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं डू, डिड, डन। डू, डिड, डिड, डन। ठीक है जी, चले, चलिए इसी के साथ आपने वर्ब की जो बेसिक जानकारी थी वो इकट्ठी कर ली है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। पढ़ा है बचपन में आपने ऑब्जेक्ट? पढ़ा ही होगा। खैर हम पढ़ते तो नहीं हैं, रटते हैं, और ऐसा रट लेते हैं कि वर्ब के बाद जो भी लिखा है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से पहले जो भी लिखा है वो वर्ब का सब्जेक्ट है। बस यही रट लेते हैं, यही कहानी हमको पता होती है। लेकिन बंधु इससे कहीं आगे है, आ जाइए समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट समझने के लिए आपको नाउन की थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो जितनी बताइए उसी जानकारी को अभी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, क्यों नाउन की जानकारी होनी चाहिए इसका राज आपको अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, है ना, अभी बताया था। किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल आ जाए या किसी भी वर्ड के लिए आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल मतलब ए, एन और द, किसी भी वर्ड के लिए आर्टिकल आ जाए तो वो वर्ड भी क्या है बेटा? नाउन है। किसी भी वर्ड के साथ एस या ईएस लगा दो और वो प्लूरल बन जाए तो वो वर्ड भी क्या है? नाउन है। दूसरा, वो सफिक्स वगैरह आपको ध्यान है सारे, TION, SHIP, MENT, ANCE, ENCE, है ना, CY, TY, बहुत सारे थे नाउन सफिक्स, तो वो भी नाउन होते हैं। क्लियर? चलो जी। अच्छा, प्रोनाउंस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया क्या? वैसे तो ये प्रोनाउन की टेबल आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़नी है, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ। आपको पता है ना कि ये सारे शब्द प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, है ना, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं। तो बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आप इसको समझेंगे, इसको जो सामने लिखा हुआ है, आप खुद पहले एक बार गेस करने की कोशिश करो कि क्या बात हो रही है। देख लिया? चलो अब हम समझेंगे। बात कुछ ऐसी है कि अंग्रेजी भाषा में दो चीज़ों के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो चीज़ों के, एक होते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट और एक होते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट। दो ही चीज़ों के होते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा और कब वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा है? तो बहुत आसान चीज़ है। जब कभी भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी प्रेपोजिशन लिखा दिखाई दे, इन, टू, एट, फॉर, बिटवीन, है ना, ये ऐसे वर्ड्स कभी दिखाई दे, तो प्रेपो के बाद हमेशा प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक कोर्स खत्म नहीं होगा तब तक ये बात बार बार यूज होती रहेगी, आप खुद देखिएगा, ठीक है। प्रेपो के बाद लिखा हुआ हर शब्द प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमको लगता है कि इवन वर्ब के बाद भी लिखा हुआ हर शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद लिखा हुआ हर शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब ये सेटिस्फाई हो रही हो। क्या कंडीशन? जब भी वर्ब के बाद क्या या किसको का जवाब होता है ना, हाँ बेटा, क्या या किसको का जवाब हो तभी वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा है, अदरवाइज नहीं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। तो अब आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट और मैं समझाना चाहूंगा कि मैंने कहा कि प्रेपो के बाद लिखा हुआ हर शब्द प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद लिखा हुआ हर शब्द नहीं है, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर आपको इस बात की और पुष्टि करनी है तो इसके लिए आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी शब्द को ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, चाहे वो प्रेपोजिशन का हो चाहे वो वर्ब का हो, ऑब्जेक्ट बनने का काम दो ही शब्द करते हैं, आइदर नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इसलिए मैं बोल रहा था कि नाउन की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, प्रोनाउन की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। बोलो हाँ, यस और नो। अब ये जो बात मैंने थियोरेटिकली बताई, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा था। अगर किसी को ऑब्जेक्ट कह रहे हो तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन, अगर वो नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसे रट मत लीजिएगा। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, छोटे से शुरुआत करेंगे, सेंटेंस की लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस देखेंगे। शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, कुछ इसके अंदर दिखा कुछ? चलो, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज,
ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे या स्टेट को रिप्रेजेंट करे, हालांकि यहाँ एक्शन हो रहा है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, जिसकी 5 फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब बन के आया हुआ है। ये मेन वर्ब की एस या ई एस वाली 4th फॉर्म है, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है, वर्ब की बात हम कर चुके हैं। अब मैंने पूछा कि वर्ब के बाद लिखा हुआ क्या शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शी प्लेज व्हाट, तो आपने कहा फुटबॉल है, तो वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे कंफर्म करना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो मैंने कहा था कंफर्म करना हो तो ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो फुटबॉल किसी गेम का नाम है, नाम है तो नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये नाउन है। इतनी बात समझ में आई। अब हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इस शब्द को नाउन भी बोल रहा हूँ और इसी शब्द को मैं ऑब्जेक्ट भी बोल रहा हूँ। और ये जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा ध्यान रखिएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता। कभी आप बोलो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है या प्रेपोजिशन का होता है, अगर हो तो। यहाँ प्रेपोजिशन तो है ही नहीं अभी, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। अब पॉइंट ये था कि मैं इसी शब्द को ऑब्जेक्ट भी बोल रहा हूँ वर्ब का, और इसी शब्द को मैं नाउन भी बोल रहा हूँ। तो ये क्या चक्कर है भाई, एक ही शब्द को मैं दो दो नाम से पुकार रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप एक ही चीज के बारे में 10 तरीके की बातें कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, अभी मैं पूछूंगा इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मार्कर है। मैं बोलूंगा काम क्या है, लिखने के लिए यूज होता है। मैं बोलूंगा रंग कैसा है, काला है। मैं बोलूंगा शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। समझ में आया कि नहीं। मेरा नाम क्या है, तरुण। काम क्या है, टीचर हूँ, है ना। कैसी टी शर्ट पहनी है, ब्लैक पहनी है। समझ गए ना आप। तो एक ही इंसान के बारे में जैसा सवाल पूछोगे वैसा जवाब आपको देना है। सिमिलरली यहां कोई आपसे पूछे कि फुटबॉल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, मैंने बताया था, और वो क्या है, तो वो नाउन है। क्या बोलोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। कोई पूछे फंक्शन किस चीज का कर रहा है, काम किस चीज का कर रहा है, तो आपने कहना ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट है, इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है। तो एक है नाम, एक है काम। नाम का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई पूछे नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। काम किस चीज का कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो बस वो एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग बातें हैं, और ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि ये दो दो क्या है, ठीक है। करन थ्रू द बोल, अच्छा हम अब अभी वर्ब के इस तरफ नहीं जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग वर्ब के दूसरी तरफ ही हैं, ठीक है। इस पुल के इस तरफ भी आएंगे। थ्रो, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो आपकी यहाँ पे ये मेन वर्ब है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा हो, सर हमने बचपन में वर्ब्स पढ़ी थी, हम लोग भूल गए हैं किसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, किसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो आप निश्चिंत रहिए, वर्ब चैप्टर में मैं आपको एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे दूंगा, ताकि पुरानी जो बातें हैं आपको याद आ जाए। निश्चिंत रहिए। अभी के लिए इतना तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि थ्रो करना मतलब फेंकना, मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो वर्ब है। इतना तो समझ पा ही रहे होंगे। अगर कोई बिल्कुल नया बच्चा है तो, या बिल्कुल बेसिक लेवल पे है तो, बाकी बच्चों को तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। करन थ्रू द बोल, और इतना बेसिक भी उसको ही समझ में नहीं आ रहा होगा जिसने कभी, मेरे को लगता है शायद स्कूल भी नहीं गया हो। ये हो सकता है, वो अगर सीखने की कोशिश कर रहा हो तो तब हो सकता है, जिसको ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी ना आता हो। बट आप सब इंटेलिजेंट हैं, मैं समझता हूँ, है ना। आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, तो है आप में वो बात, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने जनरली अपना बेस ही ऐसा इकट्ठा किया है जो जेन्युइनली सीखना चाहता है लैंग्वेज को, है ना। स्टूडेंट्स ही वैसे मैंने पढ़ाना, मतलब पढ़ाया तो ऑफ कोर्स अच्छे दिल से ही है, सबके लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है जनरली वही वाले बच्चे जुड़ते हैं जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। जो डामाडोल करते रहते हैं, ढिल्ले मिल्ले रहते हैं, बच्चे जुड़ते ही नहीं है। वो सिंसियर बच्चे ही जुड़ते हैं ज़्यादातर, मैंने नोट किया है, ठीक है। तो आप हैं सिंसियर, ठीक है। चलिए, करन थ्रू द बोल, तो करन थ्रू व्हाट, करन थ्रू द बोल, तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। क्या नाउन है, द आर्टिकल लगा पड़ा है तो नाउन है। फिर से वही बात, इसे मैं नाउन भी बोल रहा हूँ, इसे मैं ऑब्जेक्ट भी बोल रहा हूँ, ये क्या चक्कर है भाई। तो भाई एक होता है नाम, एक होता है काम। कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो कहना नाउन। काम किस चीज़ का कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका, इस वाली वर्ब का। यहाँ तक कहानी क्लियर। कुड यू कॉल द नेबर्स, कुड यू कॉल द नेबर्स। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा यू कुड कॉल द नेबर्स,
BOU, ये BOU वो लिखा है ना जो NEIGH NEIGH BOR है तो BOUR है, ये उसी तरीके से है जैसे कलर की स्पेलिंग में होता है COLOR COLOUR। ये वही ब्रिटिश और अमेरिकन वाला डिफरेंस है, जो कि वो क्रिटिसाइज की स्पेलिंग में या रिकॉग्नाइज की स्पेलिंग में आखिरी में Z और S होता है, ठीक है, सेम ही है। ऊपर वाला सेंटेंस क्वेश्चन वाले फॉर्म में है, इंटरोगेटिव में है, ये जनरल सेंटेंस है, असर्टिव कहते हैं इसे। आगे चल के सेंटेंस भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। अभी आपको पता है कि ये वाली आपकी वर्ब है जिसमें कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और कॉल आपकी मेन वर्ब है, तो ये आपकी वर्ब है। तो आप कॉल कर सकते हो किसको, नेबर को। तो क्या वर्ब के बाद क्या या किसको का रिप्लाई है, व्हाट या होम का रिप्लाई है, हाँ जी, यू कुड कॉल होम, किसको, नेबर्स को। तो वर्ब के बाद अगर होम का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन भी होना चाहिए, प्लूरल भी बना हुआ है, द आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये नाउन है। तो बस इसी सेंटेंस को तो इंटेरोगेशन में लिखा हुआ है। तो ये कुड कॉल आपकी वर्ब होगी, और वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली है जी ऑब्जेक्ट, और नाउन भी है। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें बोला आई लाइक यू, तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, लाइक्स मेन वर्ब है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, पसंद करना किसी को, ठीक है। अब आई लाइक होम, आई लाइक यू, वर्ब के बाद होम का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है तो फिर से आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बेटा प्रोनाउन है, ये फिर से वही बात, मैं इसे प्रोनाउन भी बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी बोल रहा हूँ। तो एक होता है नाम, एक होता है काम। कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो प्रोनाउन है, काम किस चीज कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, किसका, इस वाली वर्ब का। आई होप समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब आपने एक चीज नोट करी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ब के बाद ना वट या होम बोल बोल के देख रहे हैं, आई लाइक वट, आई लाइक होम, है ना, कर करके देख रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस छोटे हैं। लेकिन एग्जाम में सेंटेंस लेंदी होंगे, तो वहां ये क्या या किसको थोड़ी करके देखते रहेंगे, तो वहां तो आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। तो आप इस बात को समझिए कि हम तुरंत कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के जस्ट बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, अगर वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा है तो ही वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन नहीं करते। तो आप देखिए ना, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन, तो फुटबॉल नाउन होता है तो ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद बॉल है, द आर्टिकल लगा पड़ा है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद नेबर्स है, द आर्टिकल लगा पड़ा है, नाउन है, तो मतलब ऑब्जेक्ट है। वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे इसको देखो, इसमें बताना एक बार, द डॉग वॉज रनिंग, बताना एक बार, कुत्ता दौड़ रहा था। अब आप ये मत करने लग जाना ये हेल्प, ये मेन वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये पूरी की पूरी वर्ब है भाई, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, अभी तो सीख के आए थे। और अगर ये मेन वर्ब है तो कोई ना कोई फॉर्म तो होगी, ये फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाली, क्लियर। अब इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, द डॉग वॉज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा था भाई, वर्ब के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब कुछ लिखा ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन बहुत बार कुछ लिखा भी होता है और वो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता और हम मान के बैठे होते हैं, यही चीज हमें सीखनी है। जैसे कि इसमें देखो, वी टॉक्ड फॉर आवर्स, वर्ब है ये, बात करना, ईडी वाली फॉर्म लगी पड़ी है, पास्ट में गया हुआ सेकंड फॉर्म है। वी टॉक्ड व्हाट, कोई जवाब है। वी टॉक्ड whom, हमने बात की क्या, कोई जवाब है। हमने बात की किसको, कोई जवाब है, नो। तो जब व्हाट या whom का आंसर ही नहीं है तो फिर वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, समझे। दूसरा ये तो मैंने व्हाट या whom करके देखा है, मैंने डायरेक्ट भी आपको समझाया था कि आप ये देख लो वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है क्या, नहीं है, क्या है, फोर है। फोर तो प्रेपोजिशन होता है, फॉर, टू, एट, बाय, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, ये सब प्रेपोजिशन है। और प्रेपो के बाद तो बेटा प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। आवर, आवर्स, घंटा, घंटे, प्लूरल बना हुआ है ना, तो ये नाउन है। अब कहने का मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब का नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वर्ब का नहीं है। इसलिए मैंने कहा था दो दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब के और एक प्रेपोजिशन के, ये डिफरेंस आपको सीखना है।
अब फिर से वही बात, आवर्स का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। काम किस चीज़ का कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट? इस वाली प्रेपोजिशन का। ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? नहीं है। आई होप मेरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। आई एम गोइंग टू शिमला, सेम केस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के वैसे एक ही वर्ब बनती है ये। आई एम गोइंग वट, अच्छा वट या होम छोड़ दो तुम, अब वो हो गया पुराना ट्रेडिशनल मेथड हो गया। क्या वर्ब के जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन है? नहीं, नाउन या प्रोनाउन तो हमको पहचानना आता ही है भाई। नहीं है तो फिर अब क्या करें? टू है, टू क्या होता है? प्रेपोजिशन, और प्रेपो के बाद क्या होते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। शिमला किसी जगह का नाम है तो नाउन है। फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रेपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है इस सेंटेंस के अंदर। इसमें बताओ। आई वर्क फॉर अ लार्ज फर्म इन पेरिस। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, ऐसा शब्द जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करे जिसकी 5 फॉर्म हो, मेन वर्ब है। क्या वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है? नहीं, फोर है। ये क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपो के बाद क्या होते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे को मैंने अभी ऑब्जेक्ट मान लिया फिलहाल के लिए। इन क्या होता है? इन होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपो के बाद क्या होते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात ध्यान है, चाहे मैं किसी भी शब्द को ऑब्जेक्ट बोलूं, वो वर्ब का हो या प्रेपो का हो, तो ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब पेरिस किसी जगह का नाम है तो ये तो हो गया नाउन कंफर्म्ड। लेकिन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या 3 शब्द कैसे हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट तो एक ही शब्द होगा। हालांकि एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ये तो हम आने वाले चैप्टर्स को कॉन्सेप्चुअली सीखने के लिए ही बारीकियां सीख रहे हैं। और आप इस पूरे को ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। बोलो हाँ। अब मैं आपसे पूछूं कि मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके डिराइव कर लो। ये ए आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है? फर्म के लिए, तो ये नाउन है। कैसी फर्म? लार्ज फर्म, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ टू हो जाएगा तो ये फर्म्स हो जाएगा ना, प्लूरल बन जाएगा। तो अगर प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऑब्जेक्ट बनने का काम एडजेक्टिव करता है कि नाउन करता है? नाउन करता है। तो फिर मेन ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। समझ में आया? लेकिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अभी भी, प्रेपोजिशन के ही है। अब मेरे साथ साथ बताओगे, पेरिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। फंक्शन किस चीज का कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका? इस वाले प्रेपो का। फर्म का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। कैसे पता लगा? ये वाला आर्टिकल फर्म के लिए आया हुआ है। फंक्शन किस चीज का कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका? इस वाली प्रेपो का। लार्ज क्या है? इस फॉर्म को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। कैसे पता लगा? नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। ये क्या है? मेन वर्ब है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। क्या इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है? नहीं है जी। इधर तो हम जा ही नहीं रहे हैं, सब्जेक्ट की बात तो आगे का चल के करेंगे हम लोग। द गर्ल्स कैरी वाटर टू देयर विलेज। आ जाओ जी। कैरी, कैरिड, कैरिड, कैरिंग, कैरी जैसा शब्द जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करे जिसकी 5 फॉर्म हो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब पहचानना सबसे आसान। कैरी आ गया, ठीक है, अभी मिनाटी भी आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, गर्ल्स कैरी वॉट। अच्छा वट करके ही देख लिया मैंने, छोड़ो वट तो करना ही नहीं था ना। क्या वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है? हाँ जी, वाटर किसी सब्सटेंस का नाम है, नाउन है। तो मैंने वही वाली बात कह दी थी ना आपको, नाउन है तो मतलब ऑब्जेक्ट है। आप समझे कि नहीं समझे? किसका ऑब्जेक्ट है? इस वाली वर्ब का, ना कि सेंटेंस का। बट, 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 यहां पे तो टू भी है। टू क्या होता है? प्रेपोजिशन, और प्रेपो के बाद क्या होते हैं? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो मतलब प्रेपो का ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन 2 शब्द है यहाँ, तो ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा, विलेज, विलेजेस इसका प्लूरल बन सकता है, ये आपका नाउन है। और किनका विलेज? उनका विलेज, नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव होता है। इसका पूरा नाम होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो इस प्रेपो का मेन ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? दोनों हो गए। वैसे तो दोनों को कंसिडर कर लो, लेकिन मेन कौन सा है? ये आखिरी वाला। और हमेशा अगर अगर प्रेपो के बाद मान लो 3-4 शब्द एक साथ इकट्ठे आए हुए हैं तो उसमें वो आखिरी वाला ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। विलेज, विलेजेस प्लूरल बन सकता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। पता कैसे लगा? एस या एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। फंक्शन किसका कर? ऑब्जेक्ट का।
किसका? इस वाली प्रेपो का। देयर क्या है? इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। किनका? विलेज, उनका विलेज मॉडिफाई कर रहा है। वाटर क्या है? नाउन है। काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका? इस वाली वर्ब का। इस सेंटेंस में वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का भी ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो आप पता ही है। दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, मेन वर्ब है हंसना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है? अरे है क्या? नहीं है। कैसे? वे कैसे हंसे? अनकंट्रोलेबली हंसे, हा 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 हा, रोक ही नहीं पा रहे थे, ऐसे हंसे। कैसे हंसे? वे, उन्होंने लाफ किया अनकंट्रोलेबली, मतलब ये तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द है, और ऐसा शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो तो एडवर्ब होता है। बट अगर यहाँ वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो इट शुड बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो जब नाउन प्रोनाउन नहीं है तो बेटा ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? सभी बच्चों को क्लियर? तो मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर फिर ये क्या है, ये मतलब क्या काम क्या कर रहा है? अगर ऑब्जेक्ट का फंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता लग गया एडवर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर रहा है तो फंक्शन किस चीज का कर रहा है? तो इसे नॉर्मल कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब पूरक। ये बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया हुआ, बस इसका फंक्शन कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करे। कैसे हंसे? अनकंट्रोलेबली हंसे। समझे कि नहीं? क्लियर है सभी बच्चों को भाई? कोई दिक्कत? इस वाली वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सो अ सिक मैन, बहुत प्यारा सेंटेंस है, जरा इसमें ट्राई करो। आई सो अ सिक मैन, सी सो सीन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब है। अब मैंने कहा था कि आप ये देखना कि वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है। अब बच्चा क्या करता है? ऐसे देखता है, ये ए आर्टिकल आया हुआ है, अच्छा ए आया हुआ है नाउन के लिए, ये मैन है, क्योंकि एक आदमी को देखा ना, और कैसा आदमी? बीमार आदमी, तो ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो बच्चा सोचता है सर ने कहा था वर्ब के तुरंत बाद नाउन हो तो ऑब्जेक्ट है, यहां तो वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव है, तो यहां मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, बच्चे को लगता है, जबकि यहां ऑब्जेक्ट है। कैसे? अरे भाई वर्ब के तुरंत बाद सिर्फ एडजेक्टिव नहीं है, आर्टिकल है पहले, तो अगर आर्टिकल आया है तो मतलब नाउन भी आया है, नाउन है। वो बीच में जानबूझ के उसने ये शब्द ऐड किया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर मैं बोलूं आई सो अ मैन तो क्या दिक्कत है? फिर मैंने बस उसको मॉडिफाई कर दिया, आई सो अ सिक मैन, मैंने एक आदमी देखा। मैं, अच्छा कैसा आदमी? मैं बीमार आदमी देखा। अरे देखा तो आदमी ना, ऐसा थोड़ी बोल देंगे मैंने बीमार देखा। क्या बीमार देखा भाई? किसकी बात हो रही है? तो कहने का मतलब है कि ये शब्द जानबूझ के एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि आप ये देख के कंफ्यूज हो जाओ कि वर्ब की तुरंत बाद तो एडजेक्टिव है, वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव है तो मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, बच्चा ये सोच लेता है। जबकि वर्ब की तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब की तुरंत बाद नाउन ही है। वो बात कैसे पता लगी? आर्टिकल से। आर्टिकल आया तो मतलब नाउन आया, तो कहने का मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट डेफिनेटली है, और वो कौन है? वो मैन है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिक ना भी लिखूं तब भी सेंटेंस बन जाएगा आई सो अ मैन, लेकिन अगर मैन हटा दूं तो सेंटेंस नहीं बन सकता आई सो अ सिक, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, पता लगा आर्टिकल से, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, इस वाली वर्ब का, और ये वाला वर्ड इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। माई मदर राइट्स फॉर अ वीकली मैगजीन इन दिल्ली, तो राइट, रोट, रिटन, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऐसी आई है एस वाली। तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है, प्रेपोजिशन है, तो आपका लिख दिया। प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जब तक अगला प्रेपो नहीं आ जाता, या अगली वर्ब नहीं आ जाती, या अगला कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो जाता। अब पूरे को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर नहीं सकते, तो आपको पता है ये ए आर्टिकल किसके लिए? मैगजीन के लिए, तो ये नाउन है। कैसी? वीकली, तो ये इसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो इस प्रेपोजिशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? मैगजीन। फिर से इन क्या है? प्रेपो है, और प्रेपो के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। इट शुड बी आइदर नाउन और प्रोनाउन, तो ये नाउन है।
बस कहानी ख़त्म, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। द लिटिल गर्ल गेव मनी टू द सिक ओल्ड मैन। गिव, गेव, गिवन, तो आपकी ये मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। तुरंत बाद नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या दिया? गिव व्हाट? मनी। नाउन है तो मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बट किसका? इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फिर से टू क्या होता है बच्चे? प्रेपोजिशन होता है। प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये द आर्टिकल आखिरी वाले के लिए होता है, आप लोग जानते हैं, मैन है। और कैसा मैन है? सिक और ओल्ड। मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं। एक नाउन को बताने के लिए दो एडजेक्टिव का यूज हो सकता है, अ टोल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो टोल भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। ऐसे ही बीमार आदमी और बूढ़ा आदमी, तो दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं। एक नाउन को बताने के लिए आप दो एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रेपो के बाद मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैन है। सभी को क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, पता लगा आर्टिकल से। नाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो एडजेक्टिव है। फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का, क्यों? क्योंकि प्रेपो के बाद आया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का, किसका? इस वाली वर्ब का। टोटल 15 सेंटेंस है, बस निपटाओ जल्दी से। करण वॉन्ट्स अ स्माइल फ्रॉम काजल। वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, वॉन्टिंग, वॉन्ट्स मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। करण वॉन्ट्स व्हाट? अ स्माइल। तुरंत बाद अ आर्टिकल है तो मतलब नाउन है, नाउन है तो मतलब ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस वाली वर्ब का। फ्रॉम क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपो के बाद क्या होते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट। किसी का नाम है, नाम है तो नाउन है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है इसके अंदर, प्रेपो का ऑब्जेक्ट भी है। तो करण ने क्या मांगा था भाई? करण चाहता था स्माइल काजल से, तो काजल जी कह रही हैं, काजल किक्ड करण अंडर द टेबल है। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, है? चलो, किक, किक्ड, किक्ड, किकिंग, किक्स एक्शन को रिप्रेजेंट करे, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। किसको किक किया? करण को। सीधा किसी का नाम है, नाम है तो नाउन है, नाउन है तो ऑब्जेक्ट है, किसका? इस वाली वर्ब का। अंडर होता है, अंडर, बिलो, ये सब प्रेपो होते हैं, है ना। अब प्रेपो के बाद आते हैं प्रेपो के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए, द आर्टिकल लगा पड़ा है तो नाउन है। मुझे लगता है इससे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं और नहीं दे सकता हूं, आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ गया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर उठाइए, उनमें वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद आप देखना शुरू कर दीजिए कि कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। चले जी, अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की। तो चलिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझेंगे, एक शब्द होता है कंप्लीमेंट और एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में डिफरेंस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, और जो कंप्लीमेंट शब्द है ये कंप्लीट से बना है। किससे बना है? कंप्लीट से बना है। तो ये दोनों शब्द जो हैं आपस में डिफरेंट हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसे भी बहुत बच्चे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ना है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पढ़ना है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है। हिंदी में इसे पूरक कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, यस और नो। चलिए, अब आप आराम से समझेंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो एक्शन नहीं बता रही होती हैं, वो बस सब्जेक्ट की स्टेट बता रही होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो एक्शन नहीं बता रही होती हैं, वो बस सब्जेक्ट की स्टेट बता रही होती हैं। ऐसी वर्ब्स को हम लोग लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। कैसी वर्ब? लिंकिंग वर्ब्स। और लिंकिंग वर्ब्स के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखे होते, हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं। ऐसी वर्ब्स जो एक्शन को ना बता के स्टेट को बताए, सब्जेक्ट की बस स्थिति बताए, ऐसे शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लिंकिंग वर्ब्स हम कैसे पहचानेंगे कौन कौन सी होती है? तो वैसे तो अगर लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लगभग आप ये मान के चलो 200-300 लिंकिंग वर्ब्स होंगी, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन इतनी सारी आपने याद करनी है क्या? नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है। कौन सा आप PhD कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जनरल अगर अपनी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको उन्हीं लिंकिंग वर्ब्स की ज़रूरत है
जिनका यूज़ आम बोलचाल की भाषा में होता रहता है या फिर जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में बेसिकली देखे गए हैं, ठीक है। तो मैंने वो सारे लिंकिंग वर्ब्स ऐड कर दिए हैं जो किसी ना किसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आ ही रखे हैं और जो हम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते रहते हैं। यस और नो? इसके अलावा और कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मोर देन सफिशिएंट है। इवन इसमें भी एक दो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन, बिकम, और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म याद है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये बी की फॉर्म होती है जब ये मेन वर्ब का काम करे, तो वो भी लिंकिंग वर्ब होती है और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा था कि ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है, सिमिलरली यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी करता है। ध्यान रखिएगा, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तीन शब्द जो होते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकते हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्ब के बाद किसी भी शब्द को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कह रहे हैं तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही इंसान होता है, ये सेम चीज को रेफर कर रहे होते हैं, मतलब इनमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। जबकि ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता। मान लो कहीं पे वर्ब लिखी है, इधर सब्जेक्ट लिखा है और इधर मान लो ऑब्जेक्ट लिखा है लेट से, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग एंटाइटी होते हैं, ये दो अलग अलग होते हैं, इनमें इक्वल टू नहीं होता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखा है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही पर्सन या एक ही चीज को रेफर कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी मिल गई। क्या शॉर्ट ट्रिक मिल गई? मान लेते हैं इनकेस आप भूल जाएं कि लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी थी, तो बस आप ये देख लेंगे कि वर्ब के बाद जो लिखा हुआ शब्द है क्या वो सब्जेक्ट के इक्वल है, इक्वल है तो वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो ऑब्जेक्ट है। कहानी खत्म। चलिए हम सारी बातों को एक बार वन बाय वन इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। आई एम अ टीचर, क्या ये बी की फॉर्म है? हाँ जी। क्या ये मेन वर्ब का काम कर रही है? हाँ जी। कैसे? क्योंकि इकलौती आई हुई है। बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करती है उसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जी सर, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एससी है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव। अगर ध्यान से देखेंगे ए आर्टिकल लगा पड़ा है तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। अरे मच्छर आ गए, खैर कोई बात नहीं, ऑल आउट लगा देते हैं अभी। चलो, तो आई एम अ टीचर समझ में आ गया। क्योंकि ना आपने एक चीज सीखी थी, याद करो, जब ऑब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे थे मैंने ये बताया था कि वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आपको दिख जाए तो वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन भी है बट अब ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी है। क्यों सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है? क्योंकि कारण यहाँ पे ये है कि अब जो यहाँ वर्ब लिखी हुई है वो नॉर्मल एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है जो कि मैंने लिस्ट में दिखाया था, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? कारण उसके पीछे ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही इंसान है। आई कौन है? टीचर है। टीचर कौन है? आई है। तो ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। आई होप मेरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, ये हम सीख ही क्यों रहे हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, नहीं है तो क्या है, या अगर है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है कि नहीं है। ये हम सारी चीज़ें इसलिए सीख रहे हैं, आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं हमें ये बेसिक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पता रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बचपन में तो हमने यही सीखा होता है, बस ये स्ट्रक्चर हमेशा याद कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जी बस हो गया याद। वर्ब के बाद कुछ भी लिखा है सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले कुछ, सॉरी, वर्ब के बाद कुछ भी लिखा है ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले कुछ भी लिखा है सब्जेक्ट है, ये रट लेते हैं। तो रटना नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं, ठीक है जी। वी आर फ्रेंड्स, तो क्या बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है? जी सर। लिंकिंग वर्ब है? जी सर। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होना चाहिए? हाँ जी सर। नाउन या प्रोनाउन होता है? बिल्कुल। फ्रेंड, फ्रेंड्स प्लूरल बना हुआ है तो आपका ये नाउन है। आई होप समझ में आ गया। एक बार जरा वो चेक कर लो, इक्वल टू है? हाँ जी। वी कौन है? फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स कौन है? वी है। तो दोनों एक ही इंसान या एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं शब्द। सिमिलरली शी इज़ ब्यूटीफुल, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव।
अब ये तो साफ साफ पता लग रहा है, ना नाउन है ना प्रोनाउन है, सिर्फ एडजेक्टिव है। कैसे पता लगा? ब्यूटीफुल किसको कह रहे हैं? शी को। शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो हमको ये बात तो पता है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है, और अगर वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आए तो वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है। तो मैं 1% के लिए मान सकता हूँ कि इनमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव तो हमेशा ही सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। यस और नो? क्योंकि वो तो नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना। तो वैसे तो इनमें भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मैंने सिखा दिया आपको, बट ये तो सबसे क्लियर है कि भाई एडजेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। शी कौन है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल कौन है? शी है। सेम पर्सन को रेफर किया जा रहा है। चलो जल्दी से बताएंगे इसके अंदर, जल्दी बताओ बेटा। शी विल बिकम अ ग्रेट मदर, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, बिकम मेन वर्ब है, मिला के एक ही वर्ब बन गई आपकी। हमने देखा था बिकम उस लिस्ट के अंदर था, तो बिकम जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा है? तो आप उसके लिए पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिराइव कीजिए। ये ए आर्टिकल किसके लिए? मदर के लिए, ये नाउन है। और कैसी मदर? ग्रेट मदर, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो अभी हम ये बात सीख के आए 2 मिनट पहले कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इनमें से कौन सा मेन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे जब हम ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन सीख रहे थे और 2-3 शब्द एक साथ आ जाते थे तो हम बिल्कुल बाद वाले को कंसिडर करते थे, ऑब्जेक्ट होता था। सिमिलरली बिल्कुल बाद वाले को कंसिडर करेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ग्रेट या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि आपको जो दूसरे पॉइंट बताए गए हैं आप उनको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ ग्रेट नहीं लिखूंगा तब भी सेंटेंस बन जाएगा, शी विल बिकम अ मदर। वो तो मेरी इच्छा है ना, मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये बताना है कि कैसी मदर बनेगी, ग्रेट मदर बनेगी, लेकिन मैं ग्रेट नहीं लिखना चाहता, मान लो शील बिकम अ मदर, तब भी तो सेंटेंस सही है। बट अगर मैं बोलूँ शील बिकम अ ग्रेट तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट एडजेक्टिव होता है, वो आर्टिकल लेके आ ही नहीं सकता। एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल थोड़ी आता है। हम ऐसा बोल सकते हैं शी इज़ अ ब्यूटीफुल, क्या बात बनी भाई? शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये बोल सकते हैं। आर्टिकल गर्ल के लिए, अब ब्यूटीफुल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव कभी आर्टिकल लेके नहीं आ सकता है। तो आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि मेन शब्द जो है वो लास्ट वाला होता है ऐसे केसेस में। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? आप बोलोगे नाउन है। कैसे पता लगा? आर्टिकल उसी के लिए आया हुआ है। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। कौन से सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है? इसको पूरा कर रहा है। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। इस मदर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या है जी? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये एट द सेम टाइम लिंकिंग वर्ब भी है, जिसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं। और अगर आप देखेंगे शी और मदर एक ही इंसान है, वो बनेगी क्या? मदर। मदर कौन बनेगी? शी बनेगी। यस और नो? तो आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई है। तो ये पॉइंट एक बार दोबारा समझ लेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है और कब वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखा है। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बस आप इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे बस। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों सेंटेंसेस के अंदर मैरिड और बिकेम में ये वर्ब है, और वर्ब के बाद सेम शब्द लिखा हुआ टीचर, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम है। इधर भी आर्टिकल नाउन है, इधर भी नाउन है, लेकिन इनमें से एक आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे नहीं याद भाई कौन सी लिंकिंग वर्ब थी, मैं भूल गया मान लो, लेकिन ये तो याद रहेगा ना भाई। तो बताओ चलो यहाँ पे, शी मैरिड अ टीचर, ऑफकोर्स शी अलग है, टीचर अलग है, तो मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इक्वल टू नहीं था। दूसरा, वो टीचर बन गई, तो मतलब ये सेम ही पर्सन की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे इक्वल टू है, तो दैट मीन्स ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आई होप सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर है। मज़ा आ रहा है? इस तरीके से अगर इंग्लिश सीखने को मिल जाए बचपन में हमें, तो बात ही क्या थी। बट उस टाइम हमारा इतना आईक्यू होता ही नहीं है कि इस लेवल की इंग्लिश हमको सिखाई जाए।
उस टाइम जिस तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं उसी तरीके से सिखाई जाती है, वो हिंदी से पढ़ाई जाती है, हिंदी से रिलेट करके हम लोगों को अंग्रेजी सिखाई जाती है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब आप एक ऐसे स्तर पे आ चुके हो जिसमें आप सक्षम हो सीखने के लिए, तो आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मलाल नहीं रखना है ऐसा कि स्कूल में क्यों नहीं सीखी, स्कूल में सीखी होती तो अब तक बहुत आगे पहुंच के होते। स्कूल में तो न जाने हमने क्या क्या नहीं सीखा भाई, है ना। एजुकेशन जो सिस्टम है हमें क्या क्या नहीं सिखा पाता है, बस हमें रटवाता ही है चीज़ें। या सुनो, असली जो पढ़ाई है वो स्कूल और कॉलेज के बाद ही शुरू होती है, ये बात आप मान लीजिए। स्कूल और कॉलेज के बाद या तो जब आप खुद से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद से समझने की कोशिश करते हैं, जब आपको रियलाइज़ होता है कि स्कूल वाली पढ़ाई तो कोई काम ही नहीं आ रही है, एक तो तब लर्निंग शुरू होती है। दूसरा, जब लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, लाइफ के थपेड़े चारों तरफ से आए और हालात आपके ऐसे हो जाएं जिसमें आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, आपको जूझना पड़ रहा है, तब एक लर्निंग शुरू होती है, ठीक है जी।